हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग 30 डेज जो लास्ट 30 डेज है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी के एग्ज़ाम के, उसमें हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। उसमें हमारा टारगेट है कि अराउंड 2500 क्वेश्चन जो यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप एएलसी की एग्ज़ाम होती है जिसमें लेबर लॉ के क्वेश्चन पूछते हैं, एलईओ की एग्ज़ाम होती है, चाहे आप लीगल एनालिस्ट के होते हैं वहाँ पे भी लेबर लॉज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अकाउंटेंसी के क्वेश्चन भी अभी जहाँ जहाँ जो जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है जिसमें अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बाकी जो सिलेबस में है पॉलिटी, इकोनॉमी, जो यूपीएससी वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है जैसे एनडीए है, सीएपीएफ है ना, तो सिविल सर्विसेज है, सीडीएस है, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और हमारा टारगेट है कि 30 दिन में हम लोग 2500 क्वेश्चन करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इज़ सेइंग कि टेस्ट सीरीज, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप 25, अगर आप एक टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो 120 क्वेश्चन है उसमें। अगर आप 20 टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो 2400 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग अगर 2500 क्वेश्चन कर रहे हैं और हर टॉपिक से करेंगे, जैसे कि फर्स्ट 3 डेज जो है हमने 10 टॉपिक में डिवाइड किया है। जो पहला 3 डे है उसमें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज के क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 250 क्वेश्चन हम लोगों का करने का टारगेट है। देन फिर हम अकाउंटेंसी का करेंगे। अकाउंटेंसी में जब अगर हमें क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा 250, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें करेंगे। इसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन पे, पॉपुलेशन पे, एंड आपको फिर बाकी इंग्लिश पे भी क्वेश्चन करने हैं हमें, मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक पे क्वेश्चन करने हैं, इंडियन पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे क्वेश्चन करने हैं, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी सिलेबस हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो सिलेबस हैं, उसको हमने 10 भाग में बांटे हैं और हर पार्ट को हम लोगों ने 3-3 दे दिया है। तो फर्स्ट 3 डेज जो हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। हम लोग 3 दिन में अराउंड 250 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे 250 क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन से कंडक्ट ली गई है, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। नाउ इसकी पीडीएफ, आप जब वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो PYQ_Pedia है वहाँ पे ये अपलोड कर दी गई है। सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास। और तो इन फर्स्ट क्लास माय सजेशन इज़ दैट कि आप क्या करो कि एक कॉपी एंड एक पेन लेकर के बैठो साथ में, कि नोटबुक अगर आपको रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्वेश्चन हम 60-70 ही करेंगे, बट उसमें आपको इन्फॉर्मेशन 200 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो आप उसको नोट डाउन करो या आप इसका प्रिंट आउट करो जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में लिखी है। ठीक है, हर आपको जितनी भी ऑप्शंस हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और मैं इतना श्योर हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन से आएंगे वो वहीं से आएंगे, आपको कहीं और से वो क्वेश्चन नहीं आने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये आप नोट जरूर बनाइए। द सेकेंड थिंग आई वांट टू से यू दैट कि ये 8 बजे डेली आएगी। ठीक है, डेली 8 PM पे आएगी। तो आप ट्राई कीजिए कि जब ये आती है उसी समय देख करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर बैकलॉग कर लोगे तो मैंने बहुत देखे हैं कि बैकलॉग वो कभी पूरा होता नहीं है। तो हर दिन आप बाकी जो पढ़ रहे हो पढ़ो, बाकी ये 100-200 जो भी क्वेश्चन हम 80-90 जो भी एक दिन में करेंगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज, वो आप ज़रूर कर लो, उसके नोट्स बना लो एंड देन फिर उसको रिवीजन करो, क्योंकि ये 30 जून तक चलेगा। तो आपको 30 जून तक आपको बैकलॉग आप रखोगे तो आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन या 2 दिन में कर पाओगे। ओके, सो दैट्स माय सजेशन। ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो ट्राई कीजिए। इसीलिए 8 PM किया गया था कि देयर आर पीपल्स हु आर वर्किंग, उनको भी इसका बेनिफिट मिले कि 8 बजे वो भी अगर ऑफिस जाते हैं तो आ जाते हैं और 8 बजे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो और जो हिंदी इंग्लिश के लिए जो कन्फ्यूजन थी, तो जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इंग्लिश में, हिंदी में करूँगा। ठीक है, और जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में है और क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। तो जो द पीपल्स फ्रॉम द साउथ, ठीक है, उनको आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तो उनको बेनिफिट हो गई। एंड जो लोग जिनको हिंदी चाहिए था उनको भी हिंदी में क्वेश्चन है और मेरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे। और आप ये अपने आप को एक कमिट कीजिए कि ये हम हर दिन जब जैसे ही स्टार्ट होगा 8 बजे, तो हम 10 बजे तक जब भी 1 घंटे 2 घंटे की होगी वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये आपको ऐड ऑन करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है। अब एक चीज़ और आपको ये समझ के रखना है कि जो भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन यूपीएससी से ही ली गई है, यूपीएससी किसी न किसी एग्जामिनेशन से ली गई है। तो आप अगर इसको छोड़ रहे हो तो दैट्स मीन्स आप गलती कर रहे हो। ये कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है जो हम कहीं उससे भी उठा रहे हैं और उसका कुछ भी है, आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको बहुत सही से करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इंडिकेटेड बाय द टर्म वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट। अब वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्लेनेशन है, 4 ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें वेलफेयर को टोटल कॉन्सेप्ट एज अ टोटल कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। सो इट इज़ अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड इमोशनल वेलबींग। सो दिस इज़ द आंसर। टोटल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेबर वेलफेयर की जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो है इन्वॉल्विंग फिजिकल, आपकी फिजिकल वेलबींग किसी इंडिविजुअल का, मेंटल वेलबींग, मोरल और इमोशनल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स के का पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है। नाउ इसमें जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि इट इज़ द वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली, ये है आपका लेबर वेलफेयर का सोशल कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द सोशल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे पूछता है कि टोटल कॉन्सेप्ट वेलफेयर एज ए टोटल कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है कि सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है, तो आप फिर बोलोगे सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ये क्या है, वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली और एंड कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद इट इज कॉन्टेंजेंट अपॉन टाइम एंड स्पेस, ठीक है ना। सो ये भी वेलफेयर है, ये होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वेलफेयर का रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि कंट्री टू कंट्री वेलफेयर डिफरेंट होते हैं, है ना। यूएस में वेलफेयर कुछ और है ना। यहाँ पे वेलफेयर इंडिया में लेबर की वेलफेयर के लिए कुछ और करनी है ना। सो दैट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे यहाँ पूछता है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होगा तो आप ये लिख सकते हो नाउ, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट डिमांड्स सर्टेन मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली। दिस इज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे कभी पूछता है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है तो वो भी आप बता सकते हो। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि जगह जगह पे समय समय पे चेंज होती है वेलफेयर, ठीक है। इसके बाद अगर सोशल कॉन्सेप्ट है मतलब पूरी कम्युनिटी का, उस इंसान, वेलफेयर ऑफ द मैन, उसकी फैमिली और पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर में है कि कुछ एक मिनिमम एक्सेप्टेबल कंडीशन होना चाहिए जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो वो है एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकली और सोशली एग्जिस्ट करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है या सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर या वेलफेयर एज अ टोटल कॉन्सेप्ट में सब कुछ आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया ए। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। नाउ वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो व्हाट इज द लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर ये होता है, अगर लेबर वेलफेयर की बात करें तो लेबर वेलफेयर ये होता है कि आपको अगर जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल या इकोनॉमिक बेटरमेंट किसके, वर्कर्स के लिए, वर्कर की इंटेलेक्चुअल बेनिफिट या फिजिकल या मोरल बेटरमेंट के लिए अगर आप, या इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो, कौन कर सकता है, या तो कोई एम्प्लॉयर कर रहा है या गवर्नमेंट कर रहा है या कोई अदर एजेंसी अगर कर रहा है, ठीक है ना, या उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो उस बेसिस पे आप कर रहे हो, दैट्स अ लेबर वेलफेयर। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओके, सो ये क्वेश्चन है जो थ्योरी ऑफ वेलफेयर पे है। तो अब थ्योरी ऑफ वेलफेयर के लिए मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा, थ्योरी ऑफ वेलफेयर मैं आपको इसी में समझा दे रहा कि थ्योरी ऑफ वेलफेयर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें से सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह अच्छी तरह से कर लो। एटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर टू को इक्वल एस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी। किस लेबर वेलफेयर थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं, है ना, कौन कौन, एटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सी, एटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, है ना, प्रायश्चित करना, कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको बाद में उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेबर वेलफेयर की जो थ्योरी है वो टोटल 7 थ्योरी है ना। इसमें 4 थ्योरी दिया हुआ है और 7 थ्योरी कौन कौन, 3 बाकी है। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी एक है, ठीक है, प्लेकेटिंग थ्योरी है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है, और एक क्या है, द पुलिस थ्योरी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको, एक है ट्रस्टशिप थ्योरी, ट्रस्टशिप थ्योरी, एक 5 हो गए, 6 हो गए, और एक है द फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इसमें 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो ना। फिर पहला हम बात करते हैं कि पुलिस थ्योरी क्या है, ठीक है। तो पुलिस थ्योरी क्या है कि जैसे कि पुलिस थ्योरी कहता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वेलफेयर का जो लेबर के लिए ज़रूरत है, मतलब एक ज़रूरत का बेसिक चीज़ें होना चाहिए, ऐसा ये मानता है। और ये ऐसा मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉयर्स हैं,
वो अगर बेसिक मिनिमम भी आप नहीं दे रहे हो वेलफेयर एमिनिटी, जैसे जो वेलफेयर के जो लेबर को या वर्कर को जो मिनिमम चीज़ें चाहिए वो भी अगर आप नहीं दे सकते हो, तो आप समझिए कि उसमें आपको पेरियोडिकल सुपरविजन होनी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट का, जिसकी कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इसी थ्योरी में एक चीज़ बोला गया है कि मैन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फिश है, और वो अपनी फ़ायदे के लिए, ठीक है ना, अपनी फ़ायदे के लिए किसी के वेलफेयर के कॉस्ट पे भी जा सकता है, मतलब किसी का फ़ायदा उठा सकता है। दैट्स अ पुलिस थ्योरी, है ना। तो ये ऐसा कहता है पुलिस थ्योरी कि मिनिमम स्टैंडर्ड देनी चाहिए, बट ये भी ऐसा मानता है कि अगर एम्प्लॉयर को अगर आप कंपल्सन नहीं दोगे, या अगर आप किसी एक्ट का डर नहीं होगा, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है या कोई भी एक्ट है, अगर मान लीजिए पेरियोडिकली गवर्नमेंट सुपरविजन नहीं करती है या उसको डर नहीं दिखाती है कि अगर तुम बेसिक चीज़ें नहीं दोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो वो इवन जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो भी नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें माना गया है कि मैन जो है सेल्फ सेंटर है, वो अपनी फ़ायदे के लिए किसी का भी वेलफेयर को हटा सकता है, ठीक है ना। तो ये पुलिस थ्योरी कहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक रिलीजियस थ्योरी पे, ठीक है। सो रिलीजियस थ्योरी क्या कहता है कि आज के डेट में भी मैन जो है वो रिलीजियस एनिमल है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, है ना, तो हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, है ना, अटोनमेंट, है ना। या अगर मान लीजिए कि गलत किए तो आपको उसको प्रायश्चित करना है ना, तो किसी के लिए वेलफेयर करना है, ठीक है। ये मैन सोचता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग मान लीजिए कुछ गलत नहीं करता है, तो वो ये सोचता है कि अगर अभी अभी हम अच्छा करेंगे तो अगले जन्म या बाद में हमें अच्छा मिलेगा। डू गुड टू अदर्स, इट कम्स एज अ गुड फॉर यू, ये हम लोग किए हैं। सो दैट्स अ रिलीजियस थ्योरी। मतलब रिलीजियस थ्योरी में है कि मैन जो है एक रिलीजियस एनिमल है, और जो वेलफेयर वर्क लोग करते हैं वो इस बात से भी करते हैं कि हम जो गलत किए हैं, है ना, जो सीन्स किए हैं, उसकी प्रायश्चित के लिए हम ये काम कर रहे हैं, या हम ये काम कर रहे हैं कि आगे जो है हमें उसका फ़ायदा होगा। सो इन्वेस्टमेंट एंड अटोनमेंट, ये जो है वो रिलीजियस थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं। तो ये तो क्वेश्चन बन गया। पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी हमने देख लिया। अब है एक फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहता है कि मैन लव फॉर मैनकाइंड। अगर मान लीजिए कि किसी को आप देख रहे हो, जैसे कि बहुत सारे जो लेबर मूवमेंट में, लेबर वेलफेयर के मूवमेंट में जो लोग बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, जैसे महात्मा गांधी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग, रॉबर्ट ओवेन थे, तो वो लेबर नहीं थे। बट फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहती है कि जब हम दूसरे का कष्ट देखते हैं, सो मैन लव फॉर मैनकाइंड, अगर दूसरे का आप कष्ट देखते हो तो आप क्या करते हो कि आप मूवमेंट उसकी वेलफेयर के लिए, कि भाई इसको कुछ नहीं मिल रहा है या इसको प्रॉब्लम है, उसके लिए आप रिवॉल्यूशन करते हो, है ना। तो जैसे रॉबर्ट ओवेन ने किया था, है ना, और आपको जैसे महात्मा गांधी ने भी किया था, है ना, कि लेबर के वेलफेयर के लिए। तो दैट्स अ फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। मतलब कोई तीसरा आदमी लेबर के लिए, अगर आपको उस पर दया आ रही है तभी आप उसके लिए जा कर के रिवॉल्यूशन कर रहे हो। सो दैट्स अ फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, ठीक है। एक एक लाइन में आप सब याद रखें। इसके बाद बात करते हैं ट्रस्टशिप थ्योरी। ट्रस्टशिप जो थ्योरी है, वो ट्रस्टशिप थ्योरी को हम लोग बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, ठीक है। सो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी क्या होती है, ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, या जो एम्प्लॉयर होता है, वो उनकी पूरी क्या कहते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है या उस पर जितनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रॉफिट है ना, वो सब उसमें ट्रस्ट में, है ना, ट्रस्ट में रख दिया, और उसमें से वो यूज करता है अपने और वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। आप देखते हो ट्रस्ट बहुत सारी इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल खोलते हैं, है ना। सो दैट्स द ट्रस्टशिप थ्योरी। इसके बाद है प्लैकेटिंग थ्योरी। सो प्लैकेटिंग थ्योरी क्या होता है? प्लैकेटिंग थ्योरी है कि जैसे कि बहुत सारे कुछ लेबर ग्रुप, जैसे आपको कुछ वेलफेयर नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक लेबर ग्रुप क्या करेगा, मिलिटेंट हो जाएगा, मतलब कि तोड़ फोड़ आप ये सब करने लगे, है ना। क्योंकि तो फिर आपको जो इंडस्ट्री होगी वो देखेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण ये बदमाशी कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करेंगे कि आपको वो वेलफेयर जो भी चीज़ें आप मांगोगे वो दे देंगे, ठीक है। सो डिमांडिंग हो गई, क्योंकि पीपल्स आर न्यू दैट कि व्हाट इज़ देयर राइट, व्हाट इज़ द प्रिविलेज, है ना। पहले उनको पता नहीं था, बट अब ये है। तो प्लैकेटिंग थ्योरी कहता है कि वो हल्ला गुल्ला कर करके आप किसी भी चीज़ को, वेलफेयर चीज़ को ले लेते हैं। सो दैट्स अ प्लैकेटिंग थ्योरी। इसके बाद है आपको द पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी कहता है कि जो मैनेजमेंट्स हैं और पब्लिक है, चाहे लेबर है और मैनेजमेंट है, उनकी जो रिलेशन हो वो गुडविल हो, कि मतलब वो सारा चीज़ें करें और उसको देख करके, है ना, लेबर वेलफेयर की हमने अपनी लेबर के लिए, अपने लेबर के लिए ये किया है ना, हमने लेबर को ये दिया है, वो एडवर्टीजमेंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट का गुडविल भी बढ़ेगा, कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उन्होंने
क्या कहते हैं कि लेबर के लिए बहुत कुछ किया है, और उनका और जो लेबर का है वो रिलेशन बहुत सही है। उससे पब्लिक को भी अच्छा लगता है कि ये लेबर लोगों के लिए या वर्कर्स लोगों के लिए इतना चीज़ें कर रहे हैं। दैट्स अ पब्लिक रिलेशन थ्योरी। उनसे उनको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमने लेबर के लिए ये सब किया है, तो उससे पब्लिक का भी रिलेशन उनसे अच्छा होता है। दैट्स अ पब्लिक रिलेशन थ्योरी। एंड द लास्ट वन इज द फंक्शनल थ्योरी, और फंक्शनल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी थ्योरी भी, ठीक है। सो इफिशियंसी थ्योरी क्या होता है, जैसे वेलफेयर वर्क जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कुछ वेलफेयर वर्क दे रहे हो, जैसे आप अच्छी दे रहे हो, जैसे मान लो कि पहले आपको पंखे लगे हुई थे, ठीक है ना। अब अगर पंखे लगे हुए थे तो काम गर्मी है तो काम कम हो रहा था, फिर आपने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर ने क्या किया, एसी लगवा दिया। तो एसी लगवा दिया तो क्या हुआ कि वेलफेयर वर्क, उससे क्या हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ गई है ना, और प्रोडक्टिविटी लेवल की बढ़ गई। सो दैट्स अ, ये इस तरह की वेलफेयर भी होती है। सो दैट्स अ फंक्शनल थ्योरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ वेलफेयर। अब इस पर क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन तो अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बट इस पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ जो मैंने बताई है वो यहाँ पे नोट है। इन्वेस्टमेंट और अटेनमेंट ये हमने अंडरलाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी। मैंने अभी कहा है कि फंक्शनल थ्योरी जो है उसको एफिशिएंसी थ्योरी बोलते हैं, कि अगर वेलफेयर वर्क है ना, इसलिए किया जाता है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाए, ठीक है। सो दैट्स अ फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द एजम्पशन दैट मैन इज अ सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एक्सप्लेन विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब ये भी हमने कहा था, क्या कहा था, कि ये मानना कि मनुष्य जो है सो स्वार्थी है और वो अपने दूसरों की कीमत पर अपना स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें हमने बात की थी कि जो पुलिस थ्योरी है, पुलिस थ्योरी कहता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो वेलफेयर नेसेसरी होती है लेबर के लिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड होती है वेलफेयर की, वो देनी जो ज़रूरत होती है, बट अगर कोई कंपल्सन ना हो, है ना, कोई ऐसा रूल्स ना हो, डर ना हो, तो एम्प्लॉयर जो है वो भी देने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं देने को तैयार होते हैं, कि वो अपने दूसरे की कॉस्ट पे अपना फ़ायदा वो करते हैं, है ना, सो स्वार्थी होते हैं। सो दैट्स अ पुलिस थ्योरी। सो द आंसर इज पुलिस थ्योरी। ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको, मैन इज अ सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब ये 2012 की एपीएफसी के क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेज दैन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। आज के समय में, है ना, क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले क्या है ये आप समझिए, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होती है, दैट्स अ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल आज के समय में ये ज़्यादा वर्तमान में क्या है, करेंटली मोर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेज। ये एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेज से ज़्यादा ही होता है, रैदर दैन पहले क्या होता था कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में होते थे, लोग कम होते थे, ठीक है ना। तो लोग कम होते थे तो क्या हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एक ही इंडस्ट्री किसी चीज़ की है तो वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है ना। तो वो कुछ भी डिमांड करेंगे तो आप फॉलो मान लेते हैं कि अगर, अब क्या है कि इनको क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर नहीं मांगे, अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई अगर एम्प्लॉयर ये नहीं मानेगा कुछ भी, अगर किसी लेबर की बात नहीं मानेगा, तो ऐसा हो सकता है उसका काम रुकेगा और कोई दूसरा मार्केट पकड़ लेगा। सो अभी जो है वो सिर्फ इसे ही मैटर नहीं करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है, एक्सटर्नल मार्केट फोर्स भी है, और उस डर से, और जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ रिलेशन सही रखना चाहते हो, ये सही है। और ये क्यों हुआ है, द फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड कंपटीशन सो इंपरेटिव दैट यूनियंस एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड। अगर मान लेते हैं कि पहले क्या होता था कि हम प्रोडक्टिविटी रोक देंगे, अब क्या हुआ कि अगर प्रोडक्टिविटी रोक देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, बाहर से या कोई और, ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत सारी ऑप्शन हो गए हैं, तो उससे जो पहले जो टैक्टिक्स यूज करते थे, यूनियन अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते थे कि प्रोडक्शन रोक देते थे, ठीक है। अब अगर ऐसा करेंगे तो बाहर से वो सामान आ सकती है, तो ये जो है सो ये दोनों आपको सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब लॉजिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना, वो लॉजिक एक्शन फ्रेमवर्क बनाई गई थी वो, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन से अब तो मार्केट खुल गई है, तो अब तो एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन क्या है। तो इसमें 3 लॉजिक दी गई थी। एक लॉजिक ऑफ कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ी है, इंडस्ट्रियल पीस है ना, और
एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोटेक्शन, लॉजिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तीन जो है आर्गुमेंट जो है सो इसमें आए हैं, डिफरेंट लॉजिक ऑफ एक्शन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसमें आर्गुमेंट में तीन लॉजिक है ना, द लॉजिक ऑफ कंपटीशन, द लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, द लॉजिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोटेक्शन, है ना। इससे आपको डिटरमिन होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की रिलेशन क्या है, कितनी कंपटीशन मार्केट है ना। अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हर बात मानेगा, क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा मार्केट में, है ना। इसी तरह इंडस्ट्रियल पीस एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोटेक्शन, है ना। सो ये हो गया नॉट लॉजिक है, तो द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको एक्सप्लेनेशन की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव and have opportunity to exercise economic wages and benefit as well as political power। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन के कितने पर्सपेक्टिव हैं, तो तीन पॉपुलर जो है सो पर्सपेक्टिव हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। वन इज़ द प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, वन इज ए यूनिटरी पर्सपेक्टिव, और वन इज ए रेडिकल, या इसको हम लोग मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं, तो ट्रस्टिव पर्सपेक्टिव तो करके कुछ है ही नहीं, है ना। तो तीन है हमारा लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन का पॉपुलर पर्सपेक्टिव्स, है ना। तो वन इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये यूनिटरी अप्रोच, प्लुरलिस्टिक अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच, या उसको रेडिकल अप्रोच भी बोलते हैं। अब यूनिटरी प्लुरलिस्टिक अप्रोच में क्या बोलते हैं वो पहले हम लोग देखते हैं। प्लुरलिस्टिक में है कि देयर इज मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर इन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स और बिजनेस लीडर। वर्कर्स और बिजनेसमैन के बीच में बहुत सारे सोर्स ऑफ पावर है, दैट्स अ प्लुरलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, बहुवादी परिप्रेक्ष्य। यूनिटरी होता है कि ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब मैनेजमेंट, है ना, वो पूरी डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल करता है, ठीक है। जो नेगोशिएटिंग वार्निंग करेंगे वो सब ओनली वन पर्सन करेंगे, ओनली वन होगा, तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव हो गया। रेडिकल मार्क्सिस्ट पर जो अप्रोच होता है या पर्सपेक्टिव, वो कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ प्रॉफिट पे मेजर करता, प्रॉफिट पे मैटर करता है, ठीक है। तो जितनी भी रिलेशन है वो प्रॉफिट पे, अगर प्रॉफिट अच्छी है तो रिलेशन अच्छी है, ये ऐसा बोलता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द बोथ द पार्टी स्ट्राइव टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। दोनों पार्टी, मतलब कि, तो ये हो गया, एक ही नहीं है ना। सो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर हो गया, तो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर हो गया तो प्लुरलिस्टिक अप्रोच हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन के में नहीं सही है। अब अगेन आई एम सेइंग दैट द थ्री मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन, यूनिटरी, प्लुरलिस्टिक और पर्सपेक्टिव एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अब मार्क्सिस्ट को हम लोग रेडिकल ही बोलते हैं। अब इसमें है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन हैव टू बी मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए वायबल कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि जो औद्योगिक संबंध है ना, उसमें सहयोगात्मक, है ना, कोलैबोरेटिव संरचना बनाए रखने के हित में प्रबंधित किया जाना होता है। बिल्कुल सही है, अगर आपको रिलेशन कोलैबोरेटिव ही होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में। फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स बाय कॉन्सेंसस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन आर कोर टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो भी कोई रूल्स बना रहे हैं, है ना, कोई भी नई रूल्स बना रहे हैं तो कंसेंसस से होनी चाहिए। कंसेंसस मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के कंसेंसस से होनी चाहिए। द रेडिकलिस्ट कंसिडर इंडस्ट्रियल रिलेशन इज इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस। बिल्कुल, ये जो सोचते हैं कि जब सब कुछ है वो प्रॉफिट पे ही है ना। द प्लुरलिस्टिक फ्रेमवर्क लुक्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ डिसइंटीग्रेटिव। नहीं, प्लुरलिस्टिक सोचता है, अब इसमें सोच लीजिए, प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉय के भी लोग होंगे, एम्प्लॉयर के भी लोग होंगे, मतलब कि सोर्स ऑफ पावर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर सोर्स ऑफ पावर जाएगा तो ये इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव हो गया, है ना, नॉट अ डिसइंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो सी इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ना वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो होता है, जैसे मान लीजिए आप कि मान लीजिए कि आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे यूनियन भी है, बट आपने क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ कुछ पीपल क्या किए, जा करके स्ट्राइक कर दिए। ना ही आपने किसी को बताया, ना ही इंस्टीट्यूशन को, इंडस्ट्री को भी बताया, इस्टेब्लिशमेंट को बताया, ना ही आपने अप्रूवल लिया यूनियन से, है ना। सो इसको अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल भी बोलते, स्ट्राइक भी बोलते हैं, ऑप्शन में। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक होता है स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट
विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस टू द एम्प्लॉयर, ना ही एम्प्लॉयर को बताता है और ना ही यूनियन से कॉन्सेंट लेता है, कुछ लोग मिल करके जा करके स्ट्राइक कर देते हैं। सो दैट्स अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशनल स्ट्राइक। अब मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा यूनियन है, ठीक है, तो जुडिक्शन उसके अलग अलग हैं। अब मान लेते एक से ज़्यादा यूनियन है, तो दो यूनियन अगर मान लेते हैं, है ना, अब मान लें कि दोनों दो, अब ये कुछ और मांग रहा है, यूनियन 1 का डिमांड कुछ और है या यूनियन 2 कुछ और चाहता है ना, तो अब ये दोनों लड़ाई करके, है ना, कि या हमारा पावर क्या है और तुम्हारा पावर क्या है, इस बेसिस पे लड़ाई करके अगर वो स्ट्राइक करता है, दैट्स अ जुडिशनल स्ट्राइक। मतलब टू यूनियन मेक क्लेम टू रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ वर्कर्स एंड मेक क्लेमर फॉर रिकॉग्निशन ऑन दिस क्लेम एंड गो फॉर स्ट्राइक टू प्रेशराइज द मैनेजमेंट। दो है, अब कौन वैलिड है ना, और किसके कौन मेंबर हैं, ये सब करने के लिए ये स्ट्राइक करते हैं। दैट्स अ जुडिशनल स्ट्राइक। किसकी जुडिक्शन में आता है ना, तुम्हारा पावर क्या है, हमारा पावर क्या है, दैट्स अ जुडिशनल स्ट्राइक। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। अब येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कि एम्प्लॉय, जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो एम्प्लॉयर पहले ही आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा, बोलेगा कि देखो ये आपका कंडीशन है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप किसी भी यूनियन में ज्वाइन नहीं करोगे जब तक आप यहाँ पे एम्प्लॉय रहोगे। तो ये होता है येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन मैनेजमेंट सिक्योर्स एन एग्रीमेंट फ्रॉम द वर्कमैन दैट ही विल नॉट ज्वाइन अ यूनियन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, पूरी एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो किसी भी यूनियन में ज्वाइन नहीं करेगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उसको बोलते हैं येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एज ए मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज स्ट्रांगली फेवर्ड बाई। अब इसमें यूपीएससी ने जो आंसर दी है वो महात्मा गांधी, ठीक है ना। सो महात्मा गांधी का भी था एडवोकेट, वो करते थे कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से बैठ करके आराम से इंडस्ट्री कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करे, ना कि कोर्ट में जाए। तो ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात करते थे महात्मा गांधी। बट गिरी अप्रोच जो है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछा था गिरी अप्रोच, तो उसमें ये था कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कौन का कॉन्सेप्ट, ये गिरी अप्रोच क्या है, तो उसमें है आंसर कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो आप इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं, बट यूपीएससी ने महात्मा गांधी इसका ऑप्शन दिया है। सो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का जो है, सो अगर आपके पास महात्मा गांधी ऑप्शन में हो तो आप महात्मा गांधी करें, और वैसे अगर हो तो वीवी गिरी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिवेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजुडिकेशन इंडस्ट्रियल रिपेयर। अब होती है एडजुडिकेशन, मतलब कि एक लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट में होती है, वहाँ पे जो जज हैं, एक जज या जज के पैनल बैठते हैं, और वो जो एविडेंस आप दोगे उस पर जज डिसीजन लेता है। ठीक है, यही होता है। सो अगर तो आपकी ये क्या कंपलसरी है कि आपको कोर्ट जाना है क्या? सो दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी, ना ही वॉलंटरी है, ये डिस्क्रिशनरी है। आपका मन है तो आप कोर्ट जाओ, है ना, लेकिन अगर आप कोर्ट चले गए, एडजुडिकेशन प्रोसेस में चले गए, तो आपको जो भी अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मतलब कि जो भी डिसीजन होगा, है ना, जो फैसला होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पहली बात तो है कि जाने की कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप अगर चले जाते हो, है ना, तो डिस्क्रिशनरी है, आपको मन है तो आप जाओ कोर्ट में, नहीं तो ना नहीं जाओ, लेकिन अगर चले गए तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। सो दैट्स द डिस्क्रिशनरी रेफरेंस एंड कंपलसरी एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड। ओके, एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज क्रिएटेड पर्टिकुलरली टू फोकस ऑन सोशल एंड लेबर इशूज अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन 1991। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, और प्राइवेटाइजेशन। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है कि भाई एम्प्लॉई लेबर की भी कंडीशन ख़राब होगी, कि बाहर के लोग आएंगे, है ना, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। दैट्स अ कमेटी इज ए स्पेशल ट्राइपराइट कमेटी, है ना। ये बनाई गई थी, किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। और ये बनाया था कब? 1999 को, 12 नवंबर को, है ना, 12 नवंबर को बनाया था, कि जो इंडस्ट्री नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या लेबर पे, है ना, इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट्स अ स्पेशल ट्राइपराइट कमेटी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। बहुत सारी रिकमेंडेशन है इसकी, उतनी आप पढ़ नहीं सकते हो, बट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन लॉ कंसिडरिंग द रिलेवेंट लॉज बी इनेक्टेड। ये इन्होंने कहा था कि एक लेबर रिलेशन कमीशन बनाओ, है ना, जो एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन सर्विस देगा जो डिस्प्यूट की पार्टी होगी, मतलब एम्प्लॉय जिसके बीच में डिस्प्यूट होगा उसका एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन, मतलब कि समझौता करेगा या उसको क्या कहते हैं उसको फैसला देगा। तो उससे क्या होगा कि हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा, कोर्ट वोट जाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। गो स्लो एंड वर्क टू रूल बी रिगार्डेड एज मिसकंडक्ट।
इसमें ये बोला था कि बिल्कुल कि गो स्लो इज ए स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल भी स्ट्राइक है, वो एक मिसकंडक्ट है। तो अब गो स्लो क्या होता है ये आप समझो। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपने क्या किया कि प्रोडक्शन को धीमा कर दिया, तो ये भी एक तरह का स्ट्राइक है। वर्क टू रूल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो आपको है कि 60% करनी है, मिनिमम आपको 60% करनी है, मैक्सिमम आप जितना करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, सारे लोग क्या करोगे कि मिनिमम जितना ज़रूरत है उस जॉब के लिए उतना हम करेंगे, उससे नहीं होगा। तो दैट्स अ वर्क टू रूल, ये भी एक तरह से स्ट्राइक है। नाउ स्ट्राइक वैलिड फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। स्ट्राइक वैलिड क्या होता है कि इलेक्शन, है ना। तो अगर कोई जो सोशल इसेंशियल सर्विस है, जैसे वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई मिल नहीं रही है ना, इस टाइप से अगर कुछ है, तो उसमें क्या कहता है कि आप इसका इलेक्शन करवा दो। अगर 50% से ज़्यादा 51% वर्कर बोल रहा है कि स्ट्राइक करना है क्योंकि पानी आ नहीं रही है, इसेंशियल सर्विस हमको नहीं मिल रही है, तो उसको आपको स्ट्राइक हो सकता है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो फिर स्ट्राइक नहीं होगी। तो 51% तो वोटिंग हो गया, जैसे लोग कुछ बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो उस केस में। इसके बाद क्या है, ऑल द 3 मेथड्स ऑफ यूनियन रिकॉग्निशन नेमली मेंबरशिप वेरिफिकेशन, सीक्रेट बैलेट एंड चेक ऑफ बी द बेसिस ऑफ चूजिंग ए बार्गेनिंग एजेंट। नहीं, बार्गेनिंग एजेंट को चूज करने के लिए नहीं होता है। ये जो है यूनियन के स्ट्रेंथ को, कि जो यूनियन है, अरे उसको पावर भी कुछ है कि नहीं, है ना, यूनियन को पावर भी कुछ है या नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, आप चेक कर लेते हैं कि मेंबरशिप, है ना, कि यूनियन की मेंबरशिप क्या है। फिर चेक ऑफ सिस्टम होते हैं, या इलेक्शन आप करवा लो, है ना, गुप्त मतदान सेक्रेट बैलेट से इलेक्शन करवा दो, या मेंबरशिप का वेरिफिकेशन करा लो कि यूनियन में मेंबरशिप भी है कि नहीं। या चेक ऑफ होता है। चेक ऑफ सिस्टम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो पैसे कट करते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि इसमें कितने लोग हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आपको यूनियन है, उसमें 10 लोग ही पैसे कटवा रहा है, तो ये चेक ऑफ सिस्टम हो जाता है कि कुछ पोर्शन एम्प्लॉय का वेज का यूनियन के फ़ी के रूप में वो एम्प्लॉयर काटता है, तो उससे उसको पता चलता है कि हाँ ये यूनियन एग्जिस्ट करता है और इसमें इतने मेंबर हैं। सो ये तीनों है, लेकिन बार्गेनिंग एजेंट का नहीं है, ये है यूनियन के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया, डी। और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर का, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, उतना पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब आउट प्लेसमेंट क्या है। तो आउट प्लेसमेंट या बाह्य स्थानांतरण हिंदी में, है ना। तो आउट प्लेसमेंट क्या होता है। सो आउट प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को आप निकाल रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है या आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो अपनी सर्विस से। लेकिन आप क्या करोगे उसको, है ना, उसको हेल्प करोगे कि भाई ठीक है मैं तो निकाला हूँ, लेकिन हमारे जान पहचान में कोई कंपनी है या इस डिपार्टमेंट से निकाला लेकिन उसमें है, तो आपको हम मतलब उसको जॉब ढूंढने में मदद करना, ठीक है। सो हेल्पिंग रिडंडेंट एम्प्लॉय टू फाइंड न्यू जॉब, या कोई रिडंडेंट एम्प्लॉय जिसका कोई काम नहीं है, तो उसको फिर क्या करोगे कि भाई ठीक है आपको अब मैंने ले तो लिया है, अब रिडंडेंट हो तो आपको कोई और जॉब दे देता हूँ तब तक। सो दैट्स अ आउट प्लेसमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ एन एग्रीव्ड एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ द इंक्वायरी ही मे आस्क फॉर। अगर मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है ना, जिसको प्रॉब्लम है, एग्रीव्ड मतलब व्यथित कर्मचारी, अब ये जो जांच हो रही है उसकी कार्यवाही जो है, उसकी प्रोसीडिंग है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्या कर सकता है, एक्स पार्टी इंक्वायरी, डी नोवो इंक्वायरी, लीगल इंक्वायरी और डोमेस्टिक इंक्वायरी। ना आपको अभी पता होना चाहिए कि डी नोवो इंक्वायरी क्या होता है, ठीक है ना। डी नोवो इंक्वायरी क्या होता है कि जो एग्रीव्ड एम्प्लॉई है वो बोलेगा कि देखिए हम जो प्रोसीडिंग है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप डी नोवो इंक्वायरी कीजिए, मतलब फ्रेश से इंक्वायरी, नया इंक्वायरी, है ना, न्यू और फ्रेश इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो अथॉरिटी होगा वो पहले क्या इंक्वायरी हुआ था उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नया से फिर से वो करेगा, दैट्स अ डी नोवो इंक्वायरी। एक्स पार्टी क्या होता है, जैसे एक्स पार्टी में क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पार्टी है, वो बोल रहा है कि हमें जो है सो प्रोसीडिंग होनी चाहिए और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टी या तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बोला कि नहीं मुझे केस नहीं लड़ना है, ठीक है ना। और दोनों, उस पार्टी को, सिर्फ एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम इसमें प्रोसीडिंग करवाएं, इंक्वायरी करवाएं इस चीज़ का। तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट उसके नॉलेज के सेकेंड पार्टी की जिस पे इंक्वायरी चल रही है, या उसके बिना पार्टिसिपेशन के अगर वो इंक्वायरी होती है, तो उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। बट इसको जनरली एक्स पार्टी को अनफेयर बोलते हैं। अनफेयर इसलिए बोलते हैं कि दूसरे पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है ना। बट ये भी है एक्स पार्टी इंक्वायरी। सो इफ एन एग्रीव्ड एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी ही मे आस्क फॉर डी नोवो इंक्वायरी, फिर से नया से इंक्वायरी करने का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है ऑडी अल्टरम पार्टेम, है ना, ऑडी अल्टरम पार्टम, ये इसका मतलब होता है दूसरे पक्ष को भी सुनो।
तो दूसरे पक्ष की भी सुनो कब होगा, अनुशासनिक कार्रवाई में। तो कभी कभी हिंदी भी आपको काम कर जाता है, ठीक है। सो डिसिप्लिनरी एक्शन, दोज जो हिंदी जानते हैं, जिनको हिंदी आता है, तो बहुत बार हिंदी भी आपको काम कर जाता है। ऑडी है ना, अल्टरम पार्टम इज एसोसिएटेड विद द डिसिप्लिनरी एक्शन, ये लैटिन फेज है जिसका मीनिंग होता है लिसन टू द अदर साइड, मतलब दूसरे पक्ष की भी सुनो, है ना। या लेट द अदर से मतलब कि आप सिर्फ नहीं कि एक ही पक्ष का सुन करके आपने फैसला दे दिया, है ना। सो नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर हियरिंग इन विच ईच पार्टी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पोंड टू द एविडेंस अगेंस्ट देम, जो भी एविडेंस है उसमें दोनों पार्टी का सुनने का कंपलसरी है ना। डिसिप्लिनरी एक्शन, ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर, पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि 1881 में पहली फैक्ट्रीज एक्ट आई थी। लॉर्ड रिपन के वायसराय थे उस समय, कौन थे, लॉर्ड रिपन्स, क्लियर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर CI इज नॉट ट्रू, सही नहीं है ना। तो काउंसिल ऑफ जो इंडियन एम्प्लॉयर है, ये एक सुपर स्ट्रक्चर बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स CIE, ये बनाई कब गई थी 1956 में। उससे पहले एक था एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1933 में बना था एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एक था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई, है ना। उसको दोनों को मिला करके ये बनाया गया था काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स, ठीक है, इंडियन एम्प्लॉयर्स का एक काउंसिल बनाया गया था। अब क्या है, दोनों ये नेशनल लेवल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन थे, दोनों को एक जगह पे ले आकर के काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स बनाया गया था, तो दोनों सही है। द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक इंटरप्राइज हैज़ नॉट ज्वाइन द CIE, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये 1973 में ये ज्वाइन किया। मतलब इनिशियली जब 1956 में बना था तो AIOE, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों बस मर्ज होकर के काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर बना था। लास्ट में ये 1973 में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप, है ना, ये भी ज्वाइन कर लिया था CIE में, ठीक है। द AIOE एंड EFI स्टिल रिमेन देयर आइडेंटिटी वाइल सेंडिंग इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द CIE, बिल्कुल ये सही है। सो नॉट कौन सा है, सो दोनों अभी भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव CIE में भेजते हैं। सो द आंसर इज C, ठीक है। इनकी काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स का काम क्या था कि जो टू क्लोजर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू बॉडीज, है ना। अब स्कोप का काम क्या था, जो AIOE है और EFI है, स्कोप का काम क्या था, लुक्स अपॉन, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक सेक्टर के अंडर में जो टास्क हो रहे हैं उसको देखना, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर्स के ही थे, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कमीशन, है ना। अब फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब आया था, ये 1966-1969 में आया था, ये हम लोगों ने बात की थी कितनी बार, 1969 में। इसके बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी कब आई थी, ये 1944 में आया था। और रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो आया था वो 1929 में आया था, है ना। ये व्हाइटली कमीशन भी इसको बोलते हैं, व्हाइटली कमीशन, ठीक है। और इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 2004 में आया था। तो सबसे पहले हो गए रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, उसके बाद हो गए लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और ये 1960 में बनी थी और 69 में रिपोर्ट दी थी। तो ये 3rd नंबर पे, और 2004 वाला 4th नंबर, 3214 इज द आंसर। ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा था, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर का फैमिली प्लानिंग इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर 1947 में। ILO एक रेजोल्यूशन पास करती है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो भी लेबर वेलफेयर का ही पार्ट है, मतलब अगर आप लेबर का फैमिली प्लानिंग का कुछ कर रहे हो तो वो भी वेलफेयर का ही पार्ट है। दीज आर द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर सर्विसेज अंडरटेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉमर्शियल एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से कौन सा वेलफेयर सर्विस का करेक्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है। पहला है एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल हेंस डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल। मतलब कि बोल रहा है कि राज्य के द्वारा सभी को वेलफेयर मिल रही है, तो जो संगठन है वो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है ना, ठीक है ना। जो वेलफेयर ये कॉमर्शियल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है कि वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, सबको अगर वेलफेयर मिल रही है स्टेट के द्वारा तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करना चाहिए,
तो पहला ही हमारा गलत हो गया, सो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं कि वेलफेयर सर्विस मे बी प्रोवाइडेड फॉर मैटर कंसर्निंग एम्प्लॉयज विच मे नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स दो कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर, तो उसको भी वेलफेयर, जैसे मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में जॉब नहीं करते हो तो उसके आसपास में है, ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी उसकी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि आसपास के लोगों के लिए कुछ आपको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए या वाटर की व्यवस्था आपने कर दिया, तो वो भी वेलफेयर मेजर में आता है। वेलफेयर सर्विसेज विल इंक्लूड स्पेशल सर्विसेज फॉर रिटायर एम्प्लॉय के लिए अगर आप कुछ सर्विस देते हो, है ना, तो वो भी वेलफेयर में आएगा। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में भी प्रोवाइडेड ऑन कलेक्टिव, चाइल्ड केयर फैसिलिटी अगर आप दे रहे हो तो वो भी वेलफेयर में आएगा। तो सिर्फ एक ऐसा है जो नहीं होगा कि अगर स्टेट दे रही तो आप कुछ नहीं दो, मतलब स्टेट अगर आपको दे रही है खाने के लिए, तो दैट डजेंट मीन कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपको खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 1 ओनली। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन इंडिया। तो अब ये आपको ईस्वी पता होना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट आया था 1970 में, ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में, और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आई थी 1923 में। तो सबसे पहले कौन सा आया था? फैक्ट्रीज एक्ट, एंड सबसे पहले कौन सा आया था? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब इट डिपेंड्स ऑन द कि फैक्ट्रीज एक्ट किसकी बात कर रहा है। एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था, वैसे 1881 में भी आया था, तो इट डिपेंड्स ऑन द कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1881 की बात करेंगे तो ये सही होगा, और अगर 1948 वाले की बात करेंगे, है ना, तो हमारा ये सही होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप दोनों याद रखिए, ठीक है ना। यूपीएससी ने फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को कंसिडर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 102 ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी वाज एडॉप्टेड। किस साल में ये अडॉप्ट किया गया था कि सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये आपको 1952 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 28 जून 1952 को उन्होंने अपनी 35th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ये माना था कि सोशल सिक्योरिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, और इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, है ना। 102 का जो कॉन्फ्रेंस का है वो है किस पे? बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल, है ना, कि मिनिमम स्टैंडर्ड सोशल सिक्योरिटी की क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये 1952 में आया था, आप इतना याद रखिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट एज पर द ILO's कॉन्स्टिट्यूशन। अब ILO's कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट एट वर्क 5 हैं, ठीक है। अब 5 कौन कौन है आप देख लीजिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और ये आपको पांचों याद रखना है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं, एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हो सकती है, ठीक है। द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स टू कंपलसरी लेबर, ठीक है। तो क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर या कंपलसरी लेबर को हर तरह के उसको हटाना है। द इफेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को भी हटाना है। द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट के आधार पे या ऑक्यूपेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ये 5 चीज़ जो हैं वो ILO के डिक्लेरेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क पे है। सो फोर्स लेबर ये है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इफेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, ये नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये पांचों पता होता तो आप बना सकते, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज द फेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? ये एक निगोशिएशन है। निगोशिएशन क्या है कि कुछ एम्प्लॉयर के लोग बैठेंगे, कुछ एम्प्लॉई के लोग बैठेंगे, और दोनों, जैसे कि वर्किंग कोई कंडीशन में प्रॉब्लम है, वाटर की दिक्कत हो रही है, या कुछ ऐसा बेनिफिट है जो सब वर्कर को ज़रूरत है ना, AC नहीं चल रही है, या कुछ और भी हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम, तो दोनों क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशन बोलते हैं कि एम्प्लॉयर साथ में बैठ करके अपना उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कोर्ट के इसमें नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहले जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म ये यूज किया गया था वो 1891 में किया गया था। वो कौन था? बेट्रिस, है ना, बेट्रिस वेब थे, है ना, सिडनी एंड बेट्रिस वेब इन्होंने किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन रिलेशन में
है ना, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फील्ड बनाया था। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। सो बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस है, बार्गेनिंग थ्योरी क्या कहता है कि वेज की जो डिटर्मिनेशन होगा वो बहुत सारी चीज़ें की इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारी चीज़ें, महंगाई है, आप जो बात करते हो, कहाँ पे रह रहे हो, तो ये सब जितनी भी वेग बार्गेन होनी चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैठ करके इसको क्या करना चाहिए, बैठ करके उसको बार्गेन करना चाहिए कि भाई वो बोलेंगे इतना देंगे, हम देंगे बोलेंगे इतना, ऐसे करके। सो बार्गेन थ्योरी ऑफ वेज जो है वो 1898 में ये जॉन डेविडसन ने ये डेवलप की थी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्किंग इन इंडिया इज। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग है, मान लो कि निगोशिएशन करनी है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किसी भी वर्किंग कंडीशन को लेकर के या सैलरीज वगैरह को लेकर के, तो बैठ रहे हो, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? बिल्कुल, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। वॉलेंट्री है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही है, ऐसा भी नहीं है। फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा है तो आप जाकर बैठ करके कर सकते हो, नहीं तो कोर्ट में आप जा सकते हो। कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि करना ही है, अनिवार्य नहीं है, कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और फंडामेंटल राइट भी नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए प्रिकर्सर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया के इससे पहले कौन सा था, है ना। अब आप प्रिकर्सर में बात करते हैं, सो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो बनी थी, वो कब बनी थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेयर जो बनाया था, है ना, वो बनाया था 1918 में बनी थी। ठीक है, 1918 में बनी थी, और इसमें महात्मा गांधी भी थे, है ना, महात्मा गांधी भी थे इसमें, और उसके साथ में अनसुया साराभाई और शंकर लाल बैंकर भी थे, और इन सब ने मिलकर के अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई थी। मद्रास लेबर यूनियन जो है वो 1918 में ही बना था, 13 अप्रैल 1918 को बीपी वाडिया के द्वारा, बीपी वाडिया। इसके बाद बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो था, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो था वो 1890 में था, मतलब उस समय से ही सबसे पहले जो था, है ना, तो 1890 में था। ये कौन था? लोखंडे, नारायण मेघाजी, है ना, लोखंडे। ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में बनाया था सबसे पहले। इसके बाद कामगार हितवर्धक सभा, सो कामगार हितवर्धक या वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, वर्कर वेलफेयर सोसाइटी, ये जो फॉर्म हुआ था 1909 में हुआ था। एन.ए. टालचेरकर, एस.के. बोले, बी.आर. नेर और एस.डब्ल्यू. पाटिल, और ये बाकी सब मिलकर के कामगार हितवर्धक सभा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से किस एक को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का पूर्वगामी, मतलब सबसे पहले स्टार्टर, प्रिकर्सर है, मतलब कि, तो आप इसमें देख लो सबसे जो पहले कौन सा है, 1890, तो उसी समय से ट्रेड यूनियन मतलब समझिए बन रही है ना, 1890 से ही। सो दिस इज द आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। तो आपको ये अब आप ये समझ लीजिए कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो बना था 1920 में, और उनकी लीडरशिप जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब क्या है कि जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो 1947 में बना था। हिंद मजदूर सभा ये बना था 1948 में, 2 बार पूछा है अभी तक यूपीएससी ने। बीएमएस, है ना, भारतीय मजदूर संघ, ये 1955 में बना है, और सीआईटीयू ये 1970 में बना है। अगर क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में तो पहले एआईटीयूसी, फिर आईएनटीयूसी, फिर एचएमएस, सो द आंसर इज बी। ठीक है, ये फैक्चुअल है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन ये है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अभी मैंने बताया है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में बनी थी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग, अगेन द सेम क्वेश्चन। सीआईटीयू कब बनी थी? 1970 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1920 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1947 में। इसके बाद हिंद मजदूर सभा कब बनी थी? 1948 में। और भारतीय मजदूर संघ कब बनी थी? 1955 में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले होगा 2 वाला, फिर आएगा 3 वाला, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 1। सो 2, 3, 4, 5, 1। 2 बार पूछा है ये यूपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम में। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली फॉर्म टू गिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन टू ILO। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनाया गया था 1920 में, वो इसीलिए बनाया गया था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका आंसर होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मद्रास लेबर यूनियन जो है वो 1918 में कौन बनाया था, BP वाडिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में बना था, महात्मा गांधी जी भी उसमें थे, ये भी 1918 में बनी थी। और बम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो थे, वो बम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो था वो आपको बना था 1890 में, नारायण मेघजी लोखंडे ने बनाया था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। अब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन क्या है, ये द फेडरेशन जो है फॉर्म हुआ था ITUC 2006 में हुआ था। और इसमें दो मर्ज हुए थे, एक मर्ज हुए थे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन प्लस वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर, ये दोनों मिल करके बनाया था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। और ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुए थे वियना जो कि है ऑस्ट्रिया में। और इसकी जो ITUC का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है ना, बेल्जियम। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सरन बरो, है ना, सरान बरो। और जो ये गाई राइडर है ना, गाई राइडर इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, अभी अगर अब बाकी बात करते हैं, जुआन सोमाविया कौन थे, इसमें गाई राइडर आपको सेक्रेटरी थे। अब इसमें जो ऑप्शन है जुआन सोमाविया एट दैट टाइम, है ना, मतलब 2012 में आपको ये क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, है ना। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO उस समय थे। अभी डायरेक्टर जनरल जो चिले के थे, और अभी जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO कौन है वो भी आप याद रखेंगे, गिलबर्ट होंगबो, है ना। ये आपको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके बाद पास्कल लैमी जो उस समय थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO हो। और अभी जो है कौन है आपको पता होगा, नगोजी, है ना, ओकोंजो, ये अफ्रीका की है, पहली महिला है ना, इवेला। ये जो है ये अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसमें अभी डायरेक्टर जनरल है। ये जो क्वेश्चन थे उस समय जो आपको थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वाज मूटेड एंड रिकमेंडेड। किसने रिकमेंड किया था, क्या पहला लेबर कमिश्नर ने किया, फर्स्ट नेशनल कमीशन। अब देखो, अब इसको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लो। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो बनी थी वो 24 दिसंबर, आप ईस्वी याद रखें, 1966 को बनी थी, जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1969 में। ठीक है, और इसकी जो हेड थे वो आप याद रखें, PB गजेंद्र गडकर, है ना, ये इसके हेड थे, पहला नेशनल लेबर कमीशन का। ठीक है, और ये अपना जो लेबर प्रॉब्लम्स थी उसको अपना रिपोर्ट एग्जामिन किए थे। दूसरा जो लेबर कमीशन बनती है वो बनती है 15 अक्टूबर 1999 को, और ये रिपोर्ट देती है 2002 को, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, है ना। और इसमें इसके जो थे रविंदर वर्मा ये इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इसके बाद होती है नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर, ये बनती है 1987 में, 11 अगस्त 1987 को बनती है, और रूरल लेबर का प्रॉब्लम को देखने के लिए, और यही यूनिफॉर्म वेज के लिए ये कहते हैं कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होना चाहिए, है ना। इन्होंने ही रिकमेंड किया था, 1991 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो 1999 में, तो आंसर क्या हो गया, नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर। अब नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज होता क्या है, सो दिस इज द मिनिमम वेज जिससे कम, है ना, गवर्नमेंट कोई भी, जैसे मान लीजिए 500 रुपये डेली का कर दिए, तो कोई भी स्टेट 500 से ज़्यादा वो दे सकता है, बट 500 से एक गवर्नमेंट की ज़्यादा कम नहीं दे सकता वो। सो दिस इज द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, मतलब कि मिनिमम वेज बिलो विच नो स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज, उससे कम कोई नहीं दे सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, इसके बाद है कमेटी ऑन फेयर वेज, ये 1948 में बनाई गई थी, है ना, कि कंट्री में वेज की क्या स्ट्रक्चर हो उसके लिए। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
कि 15th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फिक्सिंग मिनिमम वेज के लिए क्या रिकमेंड नहीं किया था। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 15th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पहले हुआ कब था। सो 15/7 हुआ था 11-12 जुलाई 1957 को। पहला क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली। ठीक है। चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अब ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है, जो 1957 में हुआ था, वो मिनिमम वेज के लिए ऐसा माना था, कुछ चीज़ें माना था कि इसको आपको काउंट में लेने हैं। तो उसमें क्या क्या था? पहला था कि मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनटेक ऑफ 2700 कैलोरी। ये था कि मिनिमम, पहले था कि 3 कंजम्पशन यूनिट्स फॉर एक अर्नर के लिए 3 कंजम्पशन यूनिट होगी। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट जो होगी 2700 कैलोरी पर एवरेज इंडियन, एक इंडियन एडल्ट पे 2700 कैलोरी, है ना। क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट 72 यार्ड क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट होगा, और 18 यार्ड्स जो होगा पर एनम का, है ना। इसके बाद पर फैमिली का 72 यार्ड है, 72 यार्ड्स, हमारे दो के कॉन्सेप्ट हैं। और 18 यार्ड्स जो है तो क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट पर कैपिटा एक पर्सन का है। इसके बाद फ्यूअल, लाइटिंग एंड अदर मिसलेनियस आइटम 20% टोटल मिनिमम वेज का इसमें होना चाहिए। जैसे जितना भी वेज करें उसमें ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद रेंट होना चाहिए, रेंट और हाउसिंग का भी है। लेकिन एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं कि कितना परसेंट देना है। ठीक है। सो द आंसर इज बी। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा 15th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं था। सो एजुकेशन वाली क्राइटेरिया नहीं थी। अब आप ये एक्सप्लेनेशन है इसमें सारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें है कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर, अब इसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है और उसके कंट्रीब्यूटर का नाम है। अब इंडस्ट्रियल वेलफेयर, तो लेबर वेलफेयर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किसने किया था? वो किया था रॉबर्ट ओवेन ने। हम लोग ये बात किए थे, इसको फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म किया गया था। इन्होंने कहा था कि वीमेन के लिए क्रेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब इन्होंने ही कहा था लेबर वेलफेयर में, रॉबर्ट ओवेन ने, है ना। तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर रॉबर्ट ओवेन। इसके बाद ह्यूमन रिलेशन थॉट जो है, ह्यूमन, ये एल्टन मायो है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। उसमें था कि जो मशीन से ज़्यादा लोगों की इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिविटी में, ये इस पर इन्होंने स्टडी की थी कि कोई भी जो कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्टिविटी जो है वो मशीन से ज़्यादा पीपल पे डिपेंड करता है ना। तो ये बताया था एल्टन मायो ने। तो ए का 3, बी का 4, सो द आंसर इज डी। नाउ कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स कौन दिया था? कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स जो दिया था वो दिया था चार्ल्स ए मायर ने। ये लेबर को थर्ड फोर्स माना था, है ना, लेबर इकोनॉमिस्ट थे। इसके बाद अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो था वो ए राइस ने अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो है सो कंडक्ट किया था। इन्होंने किया था कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रही है उससे क्या क्या इफेक्ट होगी लेबर पे। ठीक है। सो स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन लेबर। सो ये के राइस का हो गया। सो आंसर ये हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अब अगेन इस टाइप पे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब बना था? 1966 में, रिपोर्ट दिया 1999 में, और इसके हेड कौन थे? जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर, है ना। तो आंसर ये हो गया। इसके बाद सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ये बनती है कितने? 1999 में, रिपोर्ट देती है 2002 में, और इनके चेयरमैन कौन होते हैं? रविंदर वर्मा। तो सी का 2 और ए का 3, है ना, ए का 3 और सी का 2। तो आंसर तो ये हो गया। अब वेज बोर्ड ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट देखिए, जस्टिस मजीठिया में एक 2007 में बनाई गई थी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 बोर्ड बनाई थी, एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए और एक नॉन जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर एम्प्लॉई के लिए, कि इनकी वेज कितनी होनी चाहिए, है ना, कि रेट ऑफ वेज उसको फिक्स करने के लिए ये कमेटी बनाई थी। तो आर मजीठिया के देखरेख में, जस्टिस मजीठिया। इसके बाद इंडेक्स रिव्यू कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2006 में बनाती है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स रिव्यू कमेटी बनाती है 2006 में, जिसके चेयरमैन होते हैं जीके चंदा। और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होगा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसकी बेस ईयर 2001 होनी चाहिए एट दैट टाइम। ठीक है। सो आंसर इज 3421, और ये एक्सप्लेनेशन है। ये 2012 की एपीएफसी के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन? कॉम्प्रिहेंसिव इसमें सब कुछ आ रहा है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ 1961 में, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में, ठीक है, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ये 1952 में था। अब ये बोल रहा है कि अब देखो आपको पता होना चाहिए कि हर एक्ट का काम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव, मैटरनिटी बेनिफिट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो वीमेन है ना,
उनको चाइल्ड बर्थ से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये लिखा हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट में। तो इसमें इंक्लूसिव करके कुछ नहीं होगा, है ना। व्यापक सामाजिक सबसे ज़्यादा जो सोशल सिक्योरिटी इन सब में से है। इसके बाद है कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। कंपनसेशन एक्ट होता है कि मान लेते हैं कि एम्प्लॉय जो है इंजरी हो गई बाय एक्सीडेंट से कंपनी में, इस्टेब्लिशमेंट में, तो एम्प्लॉयर को क्या करना है, उसमें कितने पैसे देने हैं, वो है। तो इसमें भी सारे कवर नहीं होते हैं। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ये होता है कि जो पेंशन फंड या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, या इसमें है कि जो फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको ये क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह के लिए प्रोवाइड करना, तो ये भी नहीं होगा। ये जो द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948, इसमें आपको सब कुछ है ना। सीकनेस अगर आपको है, बीमारी है, मैटरनिटी है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी कुछ हो जाता है, या और भी कुछ है, तो उसमें ये सब आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस में। सो दिस इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हाउसिंग फैसिलिटी इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सो प्लांटेशन ऑफ लेबर एक्ट जो है उसमें हाउसिंग को स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब कि एक्ट में लिखा हुआ है हाउसिंग का, है ना। वो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन फॉर एवरी वर्कर एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली और वर्कर को प्लांटेशन में रखना और नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन देना। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओके, सो द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब गिरी अप्रोच जो होता है वो होता है, ये आपको कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो ये कहता है कि इट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन टू मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टू ऑब्टेन द गोल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये कहते हैं कि आपको वॉलंटरी निगोशिएशन होनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट खत्म करने में। तो दैट्स अ कंपलसरी एडजुडिकेशन। आपको पता है कि अगर कोर्ट में चले गए तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको देखो ये है। अगला क्वेश्चन है, वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है। तो ये सब जो हैं ये हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अगर आप सेफ्टी कमेटी में है या वर्क्स कमेटी है या कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है, तो इसमें एम्प्लॉयर दोनों के होते हैं। तो ये बात कर रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43A में लिखा भी हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में, क्लियर। सो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पस ऑफ द ILO एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। अब फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन क्या था ये आपको पता होना चाहिए। सो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में इसमें कौन कौन नहीं है, तो 4 चीज़ें उन्होंने कही थी। उसमें कहा था कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, लेबर कमोडिटी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल, प्रोग्रेस के लिए फ्रीडम एसोसिएशन बनाने का और एक्सप्रेशन जो है इसेंशियल है। पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट अ डेंजर टू प्रोस्पेरिटी, कहीं पे भी जो उन्नति हो रही है वो अगर कहीं पे पॉवर्टी है तो उसके लिए डेंजरस है। द वार अगेंस्ट वांट रिक्वेस्ट टू बी कैरिड ऑन विथ अनरिलेंटिंग विगर विथ ईच नेशन एंड बाई कंटिन्यूस एंड कॉन्क्रीट इंटरनेशनल एफर्ट, है ना। कोई भी चीज़ जो है अगर आपको ये अगर मान लेते हैं तो गरीबी के खिलाफ जंग के लिए आवश्यक है प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व नहीं, सरकार का नहीं दायित्व है, ये इंटरनेशनल एफर्ट का दायित्व है। तो नॉट पूछ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा, समझ गए। सो द वार अगेंस्ट वांट रिक्वेस्ट टू बी कैरिड ऑन विथ अनरिलेटिंग फिगर विथ ईच नेशन एंड इज सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने देखा है कि दिस इज द कंटिन्यूअस एंड कंक्रीटेड इंटरनेशनल एफर्ट है इसमें। तो ये फिलाडेल्फिया, ये आपको फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में ये चीज़ें थी। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाई द रॉबर्ट हॉक्सी। अब रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 तरह की बताई थी। एक बताई थी बिजनेस यूनियनिज्म, है ना, यूनियनिज्म। इसके बाद एक बताया था प्रीडेटरी, एक बताया था रिवॉल्यूशनरी, और इवोल्यूशनरी बताया नहीं था, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, मतलब कौन सा नहीं है, तो इवोल्यूशनरी। तो 3 ये हो गया। और 2 कौन कौन बताया था, एक बताया था डिपेंडेंट, ठीक है, सो डिपेंडेंट यूनियनिज्म, और एक बताया था फ्रेंडली या अपलिफ्ट। ये आप नोट डाउन करेंगे, फ्रेंडली और अपलिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
आर बॉट टुगेदर, दोनों को एक साथ ला करके तीसरे पर्सन के पास में या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में जो मेडिएशन करेंगे, है ना, और म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट बनेगी दोनों के विचार से। अब देखो इसमें ये चारों मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन आप ये होता है कि अगर आप कोर्ट में जाते हो, जज होते हैं या पैनल ऑफ जज होते हैं, वो जो डिसीजन देते हैं, आप एविडेंस देते हो, उसके अनुसार से डिसीजन देते हैं, दैट्स अ एडजुडिकेशन। ठीक है, तो एडजुडिकेशन होगा नहीं। अब ये क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोग को बहुत बार, कलेक्टिव नेगोशिएशन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोगों ने बहुत बार देखी है। ये कलेक्टिव नेगोशिएशन होता है कि एम्प्लॉई के साइड के लोग और एम्प्लॉयर के साथ में खुद बैठ करके अपना जो वर्किंग कंडीशन है या सैलरी बढ़ानी है, कुछ भी बेनिफिट लेनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी नहीं है। एक है आर्बिट्रेशन और एक कॉन्सलेशन। इसकी डिफरेंस आपको समझिए कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। एक ये भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ये है। उसमें क्या है कि एक आदमी होगा, है ना, और इसमें क्या होगा, इधर क्या होगा, एम्प्लॉई के लोग होंगे और इधर एम्प्लॉयर के भी होंगे। इधर एम्प्लॉई, है ना, और इधर एम्प्लॉयर के लोग होंगे। और ये जो है सो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को दोनों को बिठा करके ये थर्ड पर्सन होगा, वो दोनों का सुन करके फैसला देगा, कोर्ट जाने से बचेगा। और ये जो फैसला देगा, आर्बिट्रेटर इसको बोलते हैं, और आर्बिट्रेटर जो फैसला देगा वो बाइंडिंग होगा। सो दैट्स आर्बिट्रेशन। तो इसमें क्या हो गया कि इसने फैसला लिया। लेकिन कॉन्सिलेशन एक बड़ा अच्छा चीज़ होता है, सुलह। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, यहाँ पे एक पर्सन होता है, लेकिन वो क्या करता है, इस दोनों को एक जगह बिठाता है, जो वर्कर वाले लोग हैं और जो एम्प्लॉय वाले लोग, एम्प्लॉयर वाले हैं, दोनों एक जगह बैठते हैं। दोनों ये बस देख रेख करता है और दोनों खुद से क्या करता है ना, निगोशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, बस ये देख देख के रहता है ना, लड़ाई ना कर लें, और दोनों खुद से बैठ करके नेगोशिएट कर ले, दैट्स अ कॉन्सिलेशन। सो आपको समझ में आ गया कि एडजुडिकेशन क्या हो गया, कोर्ट में चले गए। कलेक्टिव हो गया कि खुद से इंडस्ट्री के अंदर में ही फैसला कर लिए। आर्बिट्रेशन हो गया, आपको एडजुडिकेशन समझ गए। आर्बिट्रेशन हो गया कि एक आर्बिट्रेटर होगा, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात सुनेगा और वो फैसला दे देगा, कोर्ट जाने से बचेगा। और एक होती है कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वो क्या करेगा, दोनों का सुन करके, और एक वो कुछ डिसीजन नहीं लेगा ये बंदा, बस ये सुनेगा और ये दोनों खुद से नेगोशिएट कर लेंगे। तो यही आपको बात कर रहा है ना, कि थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। दोनों मिल करके एक एग्रीमेंट पे आएंगे। ओके, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स इज नोन एज। अब क्या है कि ऐसे संघ को क्या कहा जाता है ना, जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारों में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है। देखो, क्राफ्ट यूनियन जो होता है वो ऐसे क्राफ्ट यूनियन होता है कि वैसा ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है जिसमें सेम स्किल क्राफ्ट की लोग हैं, तो वो हो गया क्राफ्ट यूनियन। तो ये होगा नहीं, है ना। मेनी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। इसका रीजन कम इंडस्ट्रीज लेवल होती है, रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन होता है। इसमें क्या होता है, हर कैटेगरी के एम्प्लॉय होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में। जैसे अगर कानपुर में लेदर फैक्ट्री है, ठीक है, तो अब कानपुर में लेदर फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉय होगी लेदर इंडस्ट्री की कानपुर में, वो हो जाएगा रीजन कम इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रियल यूनियन। तो उन सब की अगर यूनियन बन जाए तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद एक जनरल यूनियन होता है। इसमें क्या है कि सब किसी तरह का इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, पर्टिकुलर सेक्टर का, उसके सारे हो गए हैं, तो दैट्स अ जनरल यूनियन। तो हमारा मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट, किसी भी क्राफ्ट में हो, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, तो वो हो जाएगा, तो ये हो गया। और इंडस्ट्रियल यूनियन होता है जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो, दैट्स अ इंडस्ट्रियल यूनियन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसमें दी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड, अभी हम लोग बात किए थे, ये आपको होती है 43A में लिखा हुआ है कि स्टेट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जिसमें कि वर्कर की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में हो। इसका 39A क्या कहता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये फ्री लीगल की बात करते हैं, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था। इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात किया, किनको, पुअर और वीगर सेक्शन को। आर्टिकल 42 में है कि जो वर्क हो या मैटरनिटी रिलीफ के बारे में लिखा हुआ है, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, कि प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन, मतलब वर्क की कंडीशन जो अच्छी हो और मैटरनिटी रिलीफ हो। आर्टिकल 43B जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए दिया हुआ है। सो आंसर क्या हो गया हमारा 43A।
ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। अब ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर जो है 3 है। एक क्लोज लॉप सिस्टम होते हैं, क्लोज शॉप सिस्टम, एक एजेंसी शॉप सिस्टम होता है और एक यूनियन शॉप सिस्टम होते हैं। ओपन शॉप सिस्टम में ये ट्रेड यूनियन मेजर नहीं है, ये अलग से कुछ है। सो सबसे पहले कौन सा ट्रेड नहीं है तो ये बता दिए, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज लूप शॉप सिस्टम है क्या। इस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बना सकते हो। देखो, हम बात करते हैं कि इसमें क्लोज शॉप सिस्टम क्या होता है। अब ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयर कहेगा, है ना, एम्प्लॉयर ये कहेगा कि आपको अगर यहाँ पे बनना है तो आप ये पर्टिकुलर यूनियन के मेंबर होंगे तब बनना है। दैट्स अ क्लोज शॉप सिस्टम। समझ जाइए कि मतलब अगर हमारे यहाँ वर्क करना है, जैसे मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में काम करना है, तो लेदर यूनियन है, उसके मेंबर होंगे तभी हम आपको हायर करेंगे, है ना। तो क्लोज शॉप सिस्टम वो हुआ कि एम्प्लॉयर और यूनियन दोनों मिलकर बात कर लेता है कि भाई एम्प्लॉयर विल ओनली हायर यूनियन मेंबर, जो यूनियन के मेंबर होंगे। तो आपको अगर उसमें हायर होना है तो आपको यूनियन के मेंबर्स होने होंगे। ये हो गया क्लोज शॉप। अब इसी तरह ओपन शॉप की बात कर लो, है ना। तो ओपन शॉप में क्या होगा कि यूनियन का मेंबर हो या ना हो, है ना, वो कंपनी एम्प्लॉयर जो है सो हायर कर सकता है ना। यूनियन हो या ना हो, यूनियन के मेंबर हो या ना हो, आपको हायर कर सकता है। दैट्स अ ओपन शॉप सिस्टम। लेकिन ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर में ये ओपन शॉप सिस्टम आता नहीं है। अब यूनियन शॉप सिस्टम क्या होगा, ठीक है, ये दो तो हम लोग क्लोज और ओपन समझ गए। यूनियन शॉप सिस्टम क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, है ना, यूनियन की सिक्योरिटी की मेजर्स जो हैं ट्रेड यूनियन की, अगर मान लीजिए कि वो एम्प्लॉयर कोई यही नहीं बनेगा तो फिर यूनियन रहेगा ही नहीं, मेंबर तो बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये 3 है, क्लोज शॉप और ये यूनियन। इस कंडीशन में ओपन शॉप में तो मेंबर बनो ना बनो उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ यूनियन शॉप सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर जो है सो किसी को हायर कर सकता है, नॉन यूनियन मेंबर्स को, जो मेंबर नहीं है उसको भी, लेकिन उसको बोलेगा कि ठीक है भाई 30 दिन या 15 दिन के अंदर में आपको अगर एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रखना है तो इस यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स अ यूनियन शॉप सिस्टम। एजेंसी शॉप सिस्टम क्या होता है कि एग्रीमेंट बन गया मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में कि नॉन यूनियन मेंबर जो होगा उसको पे करना पड़ेगा पूरा पैसा, सब्सक्रिप्शन का पैसा, अगर एम्प्लॉयमेंट को जारी रखना है। जैसे मान लीजिए कि पहले से चल रहा है लेकिन अचानक से एजेंसी शॉप सिस्टम आ गया कि बोला कि नहीं बहुत मेंबर तो है ही नहीं लोग इसमें यूनियन के, तो ऐसा करते हैं कि जितने भी मेंबर नहीं हैं उनको एक एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन और ये दोनों बना लिया कि भाई जितने भी आपके यहाँ मेंबर नहीं है उन सब से सब्सक्रिप्शन फी आप लीजिए अगर उनको एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू करना है। दैट्स अ एजेंसी शॉप सिस्टम। दीज जो ये 3 है ना, क्लोज शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम, इसमें देख लो आप मेंबरशिप बनना ही है, अब थोड़ा 30 दिन के बाद बनो या आपको बाद में बना दिया गया। बट यूनियन शॉप सिस्टम में ऐसा नहीं है। यूनियन शॉप सिस्टम में किसी को यूनियन मेंबर हो या ना हो उसको हायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन है अगर मान लीजिए उसमें मेंबर ही नहीं बनेगा तो उसके फ़ायदे फिर नहीं होंगे ना, और यूनियन रहता है तो वो आपको एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होता है कि एक जगह एक ही लोग बात करने आएंगे, नहीं तो सारे लोग बात करने आ जाएंगे ना। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी की है, होप आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन एट अ सेंट्रल लेवल। अब सेंट्रल लेवल पे कौन सा स्टैट्यूटरी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक्ट है जो 1948 में आई थी, दैट्स अ स्टैट्यूटरी। और ये सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंडियन वर्कर्स के लिए। तो यही एक है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी मशीन है जिसका मतलब कि एक्ट से जो आया है, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन में है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। नागरिक संकल्पना। अब सिटीजन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिटीजन कॉन्सेप्ट को आप डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। नाउ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ये, अब ये क्या होता है कि जो वर्कर है ना वो उसको नागरिक समझा जाता है इंडस्ट्री का, वर्कर को सिटीजन्स ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसमें उसका नागरिक समझा जाता है। और उसको फिर बोलने का अधिकार होता है कि अगर आपको कोई रूल्स या रेगुलेशन बना रहे हो जिसमें, तो उसमें बोल सकता है कि नहीं, उससे पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक मतलब हो गया कि कोई भी रूल्स बनाएंगे सीधे नहीं एम्प्लॉयर बना देगा, वो वर्कर से पूछेगा कि हम ये रूल बना रहे हैं, उससे बातचीत करेगा, ठीक है ना। दैट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट या सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी उसमें बनी रहती है ना। सो ये किसमें क्या आंसर हो जाएगा, लेबर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। किस कंडीशन में वर्क करेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने से पहले लेबर ये करेगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है।
तो आप देख लो, जो यूनियन लिस्ट में आता है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, ये आता है माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये आता है यूनियन लिस्ट में। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट, ये आता है यूनियन लिस्ट में। सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस, आपको याद रखना है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन रिलीफ ऑफ द डिजेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल के लिए जो रिलीफ है वो है आपको स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो आपको ये समझ में रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एक्रोड फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। डॉक्टर एक्रोड फार्मूला जो है वो मिनिमम वेज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला था, ठीक है। ये न्यूट्रिशियन थे, है ना, डाइटिशियन, है ना, तो इन्होंने कैलकुलेट किया था। अगला क्वेश्चन है कि एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज इंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल इफोर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन and resources of each state of economic, social and cultural right indispensable for this his dignity and free development of his personality। ये कह रहा है कि सोसाइटी के जितने मेंबर होंगे, है ना, उसको सोशल सिक्योरिटी का अधिकार है ना। हर स्टेट, है ना, वो अपने जो वहाँ के जो संसाधन है ना, ठीक है, या जो संगठन है ना, रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट, है ना, इंडिस्पेंसिबल ऑफ हिज डिग्निटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ, उसकी पर्सनालिटी, है ना, डिग्निटी, मान मर्यादा, उसको क्या करना है कि अधिकार का वो हकदार है ना। तो हर सोसाइटी में हर मेंबर को ये सारी अधिकार है। दिस स्टेटमेंट विच इज एम्फेसिसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ बीन एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें ये एक्सप्रेस किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आर्टिकल 22 में ये सेम लाइन लिखी हुई है, आर्टिकल 22 में सेम लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये सेम लाइन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये 2002 या 2004 के एपीएफसी में पूछा गया था कि इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनीज द ट्रेंड इज टुवर्ड वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल को मैनेजमेंट रेशियो भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल डायरेक्टली बाय सुपीरियर, एक सुपीरियर के अंदर में कितना सबऑर्डिनेट्स हैं, दैट्स स्पैन ऑफ कंट्रोल, सिंपल सी लैंग्वेज है। अब ये क्या है, अब अभी का इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न कंपनी, अभी की जो कंपनी है द ट्रेंड इज टुवर्ड्स वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब अभी क्या हो रहा है, कॉस्ट को बचाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को स्पीडी करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, ये क्या कर रहा है, अब लोग वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का पीछे भाग रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर के, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो है सो सुपीरियर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब सारा कुछ यही डिसीजन लेगा। सो द वाइडर स्पैन की तरफ भाग रहे हैं अभी। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिस्करेज ऑटोनॉमी। अगर मान लेते हैं कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, देखिए वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया कि मतलब इसकी डिसीजन ये लेगा, इसकी डिसीजन ये होगा, है ना, इसकी डिसीजन ये लेगा, मतलब कि फाइनेंशियल का कोई और लेगा, है ना। अब नैरो स्पैन में कंट्रोल में ऑटोनॉमी को डिस्करेज करता है। क्यों करता है? जो हर एम्प्लॉई, है ना, जो है वो एवरी सुपरवाइजर हैज़ अ कुछ उसके पास सबऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल है वो ऑटोनॉमी को डिस्करेज करता है, इसीलिए सारा लोग वाइडर पे जा रहे हैं। तो ये इस असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है मैनेजमेंट रेशियो, वो कितना एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को ये कर रहे हैं। और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि अब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्पीड रिड्यूस को कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्पीड हो, इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट रेशियो ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब एक आदमी के पीछे में बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट है ना। सो दिस इज़ द आंसर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू हुम ही और सी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू नोन एज। अब इसमें कुछ है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको पता है क्या होता है कि मैनेजमेंट रेशियो, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितना एक सुपीरियर में है। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? सो यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि एक बॉस है जिसको सारा एम्प्लॉय उसी को रिपोर्ट करेगा, दैट्स अ यूनिटी ऑफ कमांड, सिंपल सा ये। चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि हर मेंबर कंपनी का, है ना, एक दूसरे को रिपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, फिर ये इसको कर रहा है, फिर ये इसको कर रहा है ना, ऐसे हर मेंबर, तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर है उसका, तो वो कौन हो गया? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है।
सो आंसर यूनिटी ऑफ कमांड। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन प्रैक्टिस। यूनिटी ऑफ कमांड प्रैक्टिस में नहीं है ना, कैन नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये हमेशा नहीं हो सकता है कि एक ही बॉस रहेगा, बाकी पूरी कंपनी में एक बॉस रहेगा, उसी को सारे लोग रिपोर्ट करेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। छोटी कंपनी एक दो लोग की हो तो एक अलग बात है, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऑलवेज कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो यह असर्शन सही है, क्योंकि वर्कर शुड रिपोर्ट टू डिफरेंट सुपरवाइजर फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क। टेक्निकल वालों को टेक्निकल करनी है, फाइनेंशियल वाले को फाइनेंशियल रिपोर्ट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव करनी है। तो हर उसके अब टेक्निकल सुपरवाइजर, इसके एक एम्प्लॉई है, उसके टेक्निकल सुपरवाइजर टेक्निकल वर्क करेगा तो इसको रिपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल वर्क करेगा तो इसको करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा तो इसको करेगा, इस तरह से होती है। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हुआ, एक बॉस तो हुआ नहीं। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ये 2004 की क्वेश्चन है एपीएफसी की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे सेशन फर्स्ट डे का जो है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे, अराउंड 60-70 क्वेश्चन हुए होंगे। हमें 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन करने हैं इन 3 डेज। और आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन का ABCD हमने नहीं किया, हमने हर एक पहलू को हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। यू शुड राइट डाउन, एक बार नहीं 3 बार आप इस वीडियो को देखो, बट आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर एक टर्म, हर एक, और सारे क्वेश्चन UPSC के पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं है, कहीं खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। एंड ट्राई कीजिए कि आप डेली से डेली इसको कंप्लीट करें, है ना। PDF है, उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट आउट्स में उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दोज हु आर फ्रॉम द साउथ, उनके लिए आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। जो नॉर्थ से हैं, जिनको हिंदी है, तो उनके लिए क्वेश्चन हिंदी में है और एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो एक मिक्स हमने बनाई है। एंड आप देख सकते हैं कोट ऑफ द डे कि इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग। दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो वही मैटर है। एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपना सोचो कि हमें क्या करना है। नेवर कंपेयर विथ एनीवन, ठीक है। उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ओके, आप अपनी को बेटर करने की कोशिश करो एंड इसको कंप्लीट करो। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके करेंगे। ओके, सो PDF आपको मिल जाएगी। एंड कोई अगर सजेशन हो, कोई अगर आपको कमेंट्स हो, कहीं पे आपको कुछ एरर लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कि हम उसे सुधारेंगे, जिससे कि आपको बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।